चलिए भाई, तो लेसन 2 के भाग 7 में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परागण। ठीक है, नॉट परागकण, यहां शब्द है परागण। अब परागण होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछली कुछ क्लासों में बात कर ली थी नर युग्मकों के बारे में और मादा युग्मकों के बारे में। नर युग्मक बने थे कहां पर? 2 नर युग्मक बने थे परागकणों में। ठीक है, क्लियर? परागकणों के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, 40% का इस तरह से और 60% का किस तरह से वो भी मैं बता चुका हूं। तो नर युग्मक बन गए परागकणों में और मादा युग्मक बन गया कहां पर? बीजांड के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो अब इन दोनों युग्मकों के बनने के बाद इन दोनों युग्मकों के निषेचन के लिए इन दोनों का पास आना जरूरी है। ठीक है, और यहां पास आना एक विशिष्ट घटना है जिसे क्या कहा गया? परागण कहा गया। माने कि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक के मादा युग्मक तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा हमने? यहां पर परागण कहा। ठीक है, अब परागण में यहां एक स्पेशल बात है। अभी हम बहुत साधारण सी लेंगे, लेकिन उसने बात उन्हें उच्च वर्गीय पादप हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अचलनशील होते हैं। ठीक है, माने कि उनमें अपने आप द्वारा या स्वयं के द्वारा नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक या मादा युग्मकों को नर युग्मकों तक पहुंचाने की किसी भी प्रकार की कोई प्रविधि नहीं होती। तब वो अपने इस स्थानांतरण के लिए नर का मादा के पास जाना या नर युग्मकों का मादा युग्मकों के पास जाना या मादा युग्मकों का नर युग्मकों के पास आना, इनके लिए वो किसी बाह्य कारक पर निर्भर रहते हैं। क्लियर? और ये बाह्य कारक अजैविक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। ठीक है, हम अजैविक कारकों के बारे में भी बात करेंगे और जैविक कारकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले परागण जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़े से कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हम सभी को याद है ये शाखा है और ये पुष्पासन है। पुष्पासन पर यहां पर ये अंडक और ये परागकोश और यूं कह सकते हैं पुंकेसर। ठीक है, परागकणों के भीतर नर युग्मक अर्थात यूं कह सकते हैं परागकण बनते हैं परागकोश के भीतर। ठीक है, ये परागकोश के अंदर परागकण जब परागकोश प्रस्फुटित होता है तो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और किसी माध्यम की सहायता से ये परागकण मादा भाग की वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। आप सबको पता है ये संरचना क्या है? वृत्तिकाग्र। ठीक है, और ये संरचना क्या है? परागकण। ठीक है, तो परागकण कहां से निकले हैं? परागकोश से निकले और परागकोश से निकलकर किसी माध्यम का उपयोग करते हुए वो मादा भाग की वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित हुए हैं। स्थानांतरण की इसी घटना को कहा जाता है परागण। सर वीडियो अटक रही है आपकी। हाँ सर, वीडियो नहीं आ रही ढंग से। सर वीडियो अटक रही है। चलिए, तो परागकोश के प्रस्फुटन के बाद पराग कणों का किसी माध्यम का उपयोग करते हुए मादा के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, बहुत साधारण सी बात है, पराग कणों का
वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ठीक है, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो लिख लें इसके बारे में, हेडिंग डालिए परागण, हेडिंग डालिए परागण। हेडिंग डालिए परागण। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? सर आवाज नहीं आ रही है। डालिए बेटा हेडिंग परागण, इसमें लिखिए इसमें लिखिए पराग कणों का, पराग कणों का पराग कणों का, कोष्टक में लिखिए पराग कोश से झड़ने के बाद, कोष्टक में लिखिए पराग कोश से झड़ने के बाद लिख लिया बेटा? चलिए कोष्टक बंद कीजिए। देखिए पराग कणों का स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की घटना, स्थानांतरित होने की घटना स्थानांतरित होने की घटना परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। अब लाइन चेंज करके लिखें, इस घटना के लिए पादप या इस प्रक्रम के लिए पादप, इस प्रक्रम के लिए पादप बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम के लिए पादप बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं, बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग डालिए परागण के प्रकार। अगला हेडिंग डालिए बेटा परागण के प्रकार। डालिए बेटा हेडिंग परागण के प्रकार। चलिए एक बार वापस इधर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की घटना को हमने क्या कहा है? यहाँ परागण कहा है। देखो इसका क्या महत्व है। परागण जाते हैं, लेकिन पराग कणों के जाने के साथ साथ हमें ये पता है कि पराग कण क्या वियर किए हुए होते हैं। ठीक है, उनके पास होते हैं नर युग्मक। ठीक है, और वो जाते कहां है? वृत्तिकाग्र पर, ताकि वो कहां पर तक पहुंच सके? वो पहुंच सके अंडाशय तक, और अंडाशय में बीजांड तक। और बीजांड के अंदर क्या है? हम सबको पता है क्या मौजूद है? मादा
युग्मक। तो एक तरह से परागण की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक स्थानांतरण किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? इसके लिए मैंने एक बार फिर कहा कि पराग कणों में या नर युग्मक, उसके अंदर मौजूद नर युग्मकों में स्वतः गतिशीलता की क्षमता नहीं होती है। इनके पास स्वयं स्थानांतरण, एक दूसरे के पास स्थानांतरण की कोई युक्ति नहीं है, इसलिए इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब अपन परागण के प्रकारों के बारे में। तो अब ये बात समझ में आ गई, पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण है। जब ये वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागण की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब परागण के प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो आप बता सकते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ सर। तो कितने प्रकार के तीन होते हैं? प्रकार सर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार बेटा? स्वपरागण और स्वपरागण और परपरागण। चलिए, हाँ, तो वास्तव में वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। 3 प्रकार किसने बताए थे बेटा? हाँ, सहजात पुष्प परागण भी होता है। सहजात पुष्प परागण। शाबाश बेटा, वो भी होता है, अभी हम बात करते हैं ना। ठीक है, तो अगर बात करें कि साधारण रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं परागण, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन जो स्वपरागण है वो टेक्निकली 2 टाइप का होता है। ठीक है, आप खुद देखेंगे वो टाइप क्या है। मान लीजिए ये एक पादप है, ये इस पादप की पत्तियां हैं। ठीक है, और इस पर यहां एक पुष्प लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पुष्प है। क्लियर? अब ये पुष्प द्विलिंगी है, इस पुष्प में नर भाग भी हैं और मादा भाग भी हैं। ठीक है, अगर इसी पुष्प का नर भाग यानी कि परागकण इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पादप के सदस्य हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों की आनुवांशिक संरचनाएं समान है एक तरह से। ठीक है, और वो निषेचन कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? स्वपरागण ही कहलाएगा। एक दूसरी परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, जहां इसी पादप में एक अन्यत्र एक पुष्प है। ठीक है, और इस पुष्प का परागकण स्थानांतरित होता है और इस पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिर जाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? यहां भी पराग कणों की आनुवांशिकता और यहां पर मौजूद अंड कोशिका की आनुवांशिक संरचनाएं क्या है? लगभग सेम है, क्योंकि ये एक ही पादप में मौजूद है। माने कि आनुवांशिक रूप से माने कि आनुवांशिक रूप से यहां जिस प्रकार का निषेचन हुआ है उसी प्रकार का निषेचन यहां पर हुआ है। ठीक है, तो पहली वाली जो स्थिति है, इस पहली वाली स्थिति को हम कहते हैं स्वकयुग्मन। ठीक है, जिसमें एक पुष्प का ही परागकण है और उसी पुष्प का वृत्तिकाग्र है।
दूसरी स्थिति में एक ही पादप पर उपस्थित एक पुष्प का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है, इसे कहते हैं हम सजात पुष्पी परागण। ठीक है, क्योंकि ये पुष्प सजात हैं, एक ही पादप पर लगने वाले पुष्प हैं। ठीक है, अब तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये एक तीसरा पुष्प है। ठीक है, इस पुष्प का परागकण और हवा माध्यम या दूसरे किसी माध्यम से इस दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक है, दोनों पादप अलग अलग हैं, दोनों पुष्प अलग अलग हैं। यहां पुष्प एक ही है और यहां दूसरी वाली स्थिति में एक ही पादप के ये दो पुष्प हैं। तो ये वाला जो तीसरा प्रकार है इसे हम कह सकते हैं क्या? पर परागण। क्योंकि यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो परागण जो होता है या स्व परागण जिसे कहते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन में क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? एक पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर। जबकि पर परागण में एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो इसे हमने कहा पर परागण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वपरागण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्टार्ट करें तो लिख लेते हैं इसको, हेडिंग डालिए, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। लिखिए इसमें, पराग कणों के, इसमें लिखिए, पराग कणों के स्रोतों के आधार पर, पराग कणों के स्रोतों के आधार पर, पराग कणों के स्रोतों के आधार पर स्रोतों के आधार पर, सर रिपीट करना एक बार। पराग कणों के स्रोतों के आधार पर परागण निम्न प्रकार के होते हैं। परागण निम्न तीन प्रकार के होते हैं। परागण निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्वयुग्मन, नंबर दो सजात पुष्पी परागण और नंबर तीन पर परागण। स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और पर परागण। निषेचन और परागण एक ही होता है।
नहीं बेटा, निषेचन अलग है, परागण अलग। परागण तो केवल स्थानांतरण को कह सकते हैं, युग्मकों के स्थानांतरण को हम पाकों में परागण कहते हैं। ठीक है, तो और सर हमें ये पहले याद है कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में थर्ड पॉइंट पर निषेचन बता रहा है। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, पर परागण, पर निषेचन नहीं होगा, वो उसने आगे को उसको इंक्लूड किया है, अपन तो पर परागण लिखेंगे बेटा। ओके सर, थैंक यू। परागण को हम निषेचन नहीं कह सकते है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए, स्वक युग्मन। स्वक युग्मन। अब देखिए किसे कहा हमने स्वक युग्मन। स्वक युग्मन में क्या कहा, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्लियर। माने कि एक ही पुष्प का परागकण होता है और उसी पुष्प की क्या होती है, वृत्तिकाग्र होती है। अब इनके लिए, ऐसा होने के लिए दो चीजों की जरूरत है, और वो दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। पहली चीज है समकाल पक्वता और दूसरी चीज है समस्थानिकता। ठीक है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, उसके लिए पहली चीज जरूरी है कि उन दोनों का परिपक्वन साथ साथ हो। ठीक है, कई मामलों में जो पुष्प होते हैं वो अपने आप में स्वनिषेचन या स्वयुग्मन रोकने के लिए भिन्न काल पक्वता को अपनाते हैं। माने कि उनका पराग कोश जो होता है वो अलग समय पर परिपक्व होता है और वृत्तिकाग्र जो होता है वो अलग समय पर परिपक्व होता है, ताकि वह स्वनिषेचन न कर सकें। ठीक है, तो स्वनिषेचन के लिए जरूरी है कि दोनों नर व मादा जननांग एक साथ परिपक्व हो। ठीक है, और दूसरा है समस्थानिकता, माने कि दोनों पास पास हो, ज्यादा दूरी पर नहीं हो। कई मामलों में पुष्प के पराग कोश जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं या पुष्प से बाहर लटके होते हैं। ठीक है, जिससे उनमें स्वयुग्मन की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो स्वयुग्मन किसे कहते हैं, समझ में आया। और स्वयुग्मन के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, पहली बात तो नर व मादा दोनों जननांग साथ साथ परिपक्व हो। ठीक है, जब पराग कोश से पराग कण निकले तो वृत्तिकाग्र उसे ग्रहण करने के लिए परिपक्व होनी चाहिए। ठीक है, और जब वृत्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने के लिए तैयार है तो उस समय पराग कोशों से पराग कणों का रिलीज होना जरूरी है। ठीक है, अलग अलग समय पर रिलीज होने पर या परिपक्व होने पर स्वयुग्मन नहीं हो पाता एक ही पुष्प में। ठीक है, और दूसरी जरूरी है उनका पास पास होना, माने कि समस्थानिक होना। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्वयुग्मन की परिभाषा की, फिर स्वयुग्मन के लिए आवश्यक शर्तों की, और फिर बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वयुग्मन के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, या स्वयुग्मन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है, क्लियर। तो लिखिए स्वयुग्मन, हेडिंग डाल लिया। हाँ बोलो बेटा पवन। ये सर इनकी कंडीशन ही है ना। हाँ ये इनकी कंडीशन है। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। एक ही पुष्प के, लिखिए, एक ही पुष्प के पराग कोश से निकले पराग कणों का, एक ही पुष्प के पराग कणों से निकले, पराग कोशों से निकले पराग कण का, एक ही पुष्प के पराग कोश से निकले पराग कणों का उसी पुष्प की उसी पुष्प की
वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की घटना, वृत्तिकाग्र तक, ध्यान रखिएगा, उसी पुष्प की, ये जरूर लिखिएगा, उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की घटना, स्थानांतरण की घटना स्वकयुग्मन या ऑटोगैमी कहलाती है। स्वकयुग्मन या ऑटोगैमी कहलाती है। ठीक है, आगे लिखिए, लाइन चेंज कीजिए। किसी पुष्प द्वारा स्वकयुग्मन, किसी पुष्प द्वारा स्वकयुग्मन के लिए दो लक्षणों का होना आवश्यक है। दो लक्षणों का होना आवश्यक है। नंबर एक समकालिकता, नंबर एक समकालिकता, अर्थात नर व मादा जननांगों का, नर व मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना। समकालिकता अर्थात नर व मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखिए, नंबर दो समस्थानिकता, समस्थानिकता अर्थात परागकोश और वृत्तिकाग्र, अर्थात परागकोश और वृत्तिकाग्र परागकोश और वृत्तिकाग्र का एक दूसरे के पास अवस्थित होना, एक दूसरे के पास अवस्थित होना। ठीक है, चलें बेटा आगे। तो ध्यान रहेगा, स्वकयुग्मन किसे कहा हमने? स्वकयुग्मन जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वकयुग्मन कहते हैं। स्वकयुग्मन के लिए आवश्यक प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? प्रमुख लक्षण है समकालिकता और दूसरा समस्थानिकता। समकालिकता का मतलब होता है दोनों का एक साथ परिपक्व होना, और समस्थानिकता का मतलब होता है दोनों का पास पास उपस्थित होना। ठीक है, अब स्वकयुग्मन में कई बार जो एग्जाम्पल एक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वो है कुछ पादप, जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना।
ठीक है, ये 3 तरह के विशिष्ट पादप हैं। क्या विशिष्टता है इनकी उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां एक तीसरे डायग्राम से। ठीक है, इन पादपों में 2 तरह के पुष्प लगते हैं। ठीक है, एक पुष्प वो होते हैं जो वायवीय स्थिति में होते हैं और वो अनावृत हो जाते हैं। अनावृत हो जाते हैं माने कि वो खिल जाते हैं। ठीक है, माने कि पहले वो कली रूप में कर रहते हैं, बाद में वो कैसे हो जाते हैं, इस तरह से खिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी पादप पर कुछ और पुष्प भी होते हैं जो कभी नहीं खिलते। उनमें नर व मादा जननांग परिपक्व तो हो जाते हैं लेकिन वो अनावृत नहीं होते। ठीक है, समझ में आई बात। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना जैसे पादपों में 2 तरह के पुष्प लगते हैं। ठीक है, उनमें से ऊपरी वाले पुष्प जो खिलते हैं उन्हें कहा जाता है उन्मिल पौधे, उन्मिल पुष्प। ठीक है, और नीचे वाले जो पुष्प हैं वो कहलाते हैं अनुन्मिल्य। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इसको एग्जाम्पल को क्यों दिया गया, क्या फर्क पड़ा अनावृत होने से और आवृत होने से। देखिए ध्यान से, जब पुष्प खुल जाते हैं, अनावृत हो जाते हैं, तो वो स्वयं के पराग कणों से तो निषेचित हो ही सकते हैं, अपितु बाहरी माध्यम से आने वाले पराग कण भी उसे क्या कर सकते हैं, निषेचित कर सकते हैं। कहने का मतलब पूर्ण स्वक युग्मन नहीं होता। पूर्ण स्वक युग्मन में तो इसी का परागकण इसी पर गिरे, बाहर का कोई परागकण नहीं आना चाहिए। लेकिन जब पुष्प अनावृत हो जाते हैं, जब जो कि होते हैं मैक्सिमम पुष्प, उनमें क्या भी संभावना होती है कि उनकी वृत्तिकाग्र पर दूसरा परागण भी पहुंच सकता है, किसी दूसरे पुष्प का परागकण भी पहुंच सकता है। वो उसी पादप का हो सकता है या फिर किसी अन्य पादप का हो सकता है। ठीक है, ऐसे पुष्पों को उन्मिल्य पुष्प कहा जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जो उनसे मिल सकते हैं, उनसे मतलब परायों से मिल सकते हैं। ठीक, दूसरे प्रकार के पुष्प हैं जो कभी नहीं खिलते, वो हमेशा कलिका अवस्था में रहते हैं, और कलिका अवस्था माने कि बंद अवस्था में ही उनमें नर व मादा जननांग परिपक्व होते हैं। नर जननांग परिपक्व होकर उनके जो परागकण बनते हैं वो उन्हीं की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, और यहां पर 100% स्वक युग्मन होता है, क्योंकि ये पुष्प कभी नहीं खिलते, हमेशा पैक रहते हैं, तो बाहर से किसी और परागकण के आने की कोई संभावना नहीं होती, ना तो स्वक युग्मन की होती है और ना ही पर परागण की होती है। क्लियर है, तो ऐसी घटना पाई जाती है वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना जैसे पादपों में। इन पादपों में 2 तरह के पुष्प होते हैं। ठीक है, उन्मिल पुष्प और अनुन्मिल्य पुष्प। उन्मिल पुष्प वे पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं, अनावृत हो जाते हैं या खिल जाते हैं। ठीक है, इनमें स्वक युग्मन के साथ साथ सजात पुष्पी परागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। ठीक है, तीनों घटनाएं हो सकती हैं इसके साथ। जबकि दूसरे प्रकार के जो पुष्प हैं वो अनुन्मिल्य पुष्प हैं, वो कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है, उनके नर भाग और मादा भाग दोनों परिपक्व होने के बाद अंदर ही परागण की घटना करते हैं, ना तो इनमें पर परागण हो सकता है ना सजात पुष्पी परागण हो सकता है, माने कि 100% क्या होता है, स्वक युग्मन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, पहला चेंज कीजिए। कुछ पादपों जैसे वायोला, कुछ पादपों जैसे वायोला, जिसे हम पानसी भी कहते हैं ना, वायोला कोमा, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना में 2 प्रकार के पुष्प लगते हैं।
दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। नंबर 1 लिखिए, उन्मिल परागणी पुष्प। नंबर 1, उन्मिल परागणी पुष्प। और नंबर 2 लिखिए, अनुन्मिल परागणी पुष्प। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। ठीक है भाई। पहला हेडिंग डालिए, उन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागणी पुष्प। ठीक है। इस प्रकार के पुष्प साधारण पादपों की तरह ही होते हैं। साधारण पादपों की तरह ही होते हैं। अर्थात इनके परागकोश और वृत्तिकाग्र अनावृत होते हैं। अनावृत होते हैं माने कि सबके सामने ओपन होते हैं ना, अनावृत होते हैं। ऐसे पुष्पों में स्वक्युग्मन, सजात पुष्पी परागण, ऐसे पुष्पों में स्वक्युग्मन, सजात पुष्पी परागण एवं पर परागण, तीनों की संभावना रहती है। तीनों की संभावना रहती है। सर रिपीट कर दो। ऐसे पुष्पों में स्वक्युग्मन, सजात पुष्पी परागण तथा पर परागण की संभावना रहती है। अगला हेडिंग डालिए, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। लिख लिया बेटा, इसमें लिखिए, ऐसे पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। ऐसे पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, माने कि हमेशा क्लोज रहते हैं, है ना, कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। लिख लिया, कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इनके परागकोश एवं वृत्तिकाग्र पास पास होते हैं। इनके परागकोश एवं वृत्तिकाग्र पास पास होते हैं। जब
इस पुष्प कलिका में जब इस पुष्प कलिका में पराग कोश प्रस्फुटित होते हैं, जब इस पुष्प कलिका में पराग कोश प्रस्फुटित होते हैं, पराग कोश प्रस्फुटित होते हैं, तो भीतर ही वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, भीतर ही वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। सर रिपीट करना। कहां से बेटा? कहां से करना है बेटा? सर प्रस्फुटित होते हैं उसके बाद। हाँ सर। जब परागकोश प्रस्फुटित होते हैं तो भीतर ही वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो भीतर ही वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। एवं वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, एवं मत लिखना, लिख ले बेटा, वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रकार अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, इस प्रकार अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कभी भी बाहरी पराग कणों के संपर्क में नहीं आते हैं, कभी भी बाहरी पराग कणों को भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, यूं लिखना, बाहरी पराग कणों को भीतर प्रवेश नहीं करने देते, भीतर प्रवेश नहीं करने देते, या अनुन्मिल्य परागणी पुष्पों में कभी भी बाह्य परागण प्रवेश नहीं करते। लिख लिया? अतः ऐसे पुष्पों में 100%, अतः ऐसे पुष्पों में 100% स्वकयुग्मन होता है, ऐसे पुष्पों में 100% स्वकयुग्मन होता है। ठीक है, अब ये लाइन लिखाने की जरूरत तो नहीं है, 100% स्वकयुग्मन होता है, इसका मतलब ना तो सजात पुष्पी परागण होगा ना पर परागण होगा। ठीक है, क्लियर? कल की क्लास में बात करेंगे भाई अपन सजात पुष्पी परागण और पर परागण। ठीक है बेटा, क्लास काफी आज के लिए। सर डायग्राम बनाना है क्या? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसके, है ना, डायग्राम बनाना है। ये तो स्वकयुग्मन में बनाना है ना, और ये दोनों डायग्राम बनेंगे परागण में, या फिर यहीं बना देना स्वकयुग्मन के बाद ही, कोई दिक्कत। ओके ठीक है भाई, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू बेटा।